सुप्रभात बच्चों। हरिहर काका भाग 2 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व मस्त होंगे। पिछली कक्षा में हमने हरिहर काका भाग 1 के अंतर्गत लेखक व हरिहर काका के घनिष्ठ व आत्मीय संबंध के कारणों को जाना। साथ ही साथ हरिहर काका के स्वार्थी भाइयों, उनकी बहुओं के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण हरिहर काका के रुष्ट होकर घर से जाने और अवसर पाकर रास्ते से महंत जी के द्वारा उन्हें ठाकुरबाड़ी ले जाने के बारे में पढ़ा था। आज हम ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका के किए गए भव्य सत्कार के बारे में जानेंगे। साथ ही हरिहर काका की जबरन ज़मीन जायदाद हासिल करने की महंत जी की पूर्व योजना और उसके परिणाम को भी देखेंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। घर छोड़ने के बाद जब हरिहर काका ठाकुरबाड़ी पहुँचे तो उनका स्वागत किस प्रकार किया गया। उनके भाइयों को घर आने पर जब हरिहर काका की बारे में पता चला तब उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की। हरिहर काका जब अपने घर लौटकर वापस आए और अपने घर में उन्होंने बदलाव देखा तो हरिहर काका ने अपनी ज़मीन जायदाद के लिए लेखक से मिलकर क्या निश्चय किया और ठाकुरबाड़ी में शंकित महंत जी ने हरिहर काका को अपने घर से उठवाने की योजना कैसे बनाई और उसको किस प्रकार अंजाम दिया और हरिहर काका के अपहरण के बाद उनके भाइयों ने क्या किया, इसके बारे में हम भाग 2 में अध्ययन करते हैं। पाठ का सार। आपको मैंने पिछले भाग में बताया था कि महंत जी हरिहर काका को अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले गए हैं। उन्हें एकांत कमरे में बैठकर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? उन्हें बता रहे हैं कि अगर तुम अपने 15 बीघे खेत ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे तो सीधे बैकुंठ धाम चले जाओगे। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम आराम से ठाकुरबाड़ी में गुजारना। उनकी पत्नियों का वास्ता देते हुए वो उनसे कहते हैं, पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गईं और तुमने अपनी औलाद का मुंह तक नहीं देखा। क्या तुम अपना अगला जन्म भी बर्बाद करना चाहते हो? अपना यह जन्म तो तुमने बिता ही दिया। अब ईश्वर को अपनी संपत्ति दान कर दो। 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। देखो हरिहर, मैं ये सब अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा अगला जन्म सुधारना चाहता हूँ। महंत जी की बातें हरिहर काका के मन को सुकून प्रदान कर रही थी। क्यों सुकून प्रदान कर रही थी? क्योंकि अपने घर से हरिहर काका रुष्ट होकर आए थे। उनका मन बहुत अशांत था। जब उन्होंने महंत जी से इतना प्रेम पाया तो उन्हें लगने लगा कि शायद महंत जी मेरे हित के ही लिए ये सब कह रहे हैं। महंत जी ने अपने 2 सेवकों को बुलाकर एक साफ सुथरे कमरे में पलंग लगवाने और उनके आराम का इंतज़ाम करने का आदेश दिया।
उनके लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। हरिहर काका को महंत जी का एक विशेष उद्देश्य से ठाकुरबाड़ी लाने का पता नहीं था। महंत जी उन्हें एक विशेष उद्देश्य से ठाकुरबाड़ी ले गए थे, इसीलिए ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका को ले जाते ही महंत जी के सेवक उनके आदर सत्कार में जुट गए थे और हरिहर काका देख रहे थे कि चारों तरफ चहल पहल मची हुई है। ये तो था हरिहर काका के ठाकुरबाड़ी में पहुंचने का वृतांत। अब हरिहर काका अपने घर से रुष्ट होकर गए थे। घर वाले और हरिहर काका के भाई इस बात से अनजान थे कि गांव के लोगों को इसकी भनक लग चुकी है। महंत जी के पास हरिहर काका रहे, इससे भी लोग बेखबर है, ऐसा महंत जी सोच रहे थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। धीरे धीरे गांव में, कहते हैं ना, घर में दीवारों के कान होते हैं, बिना कहे ही लोगों को आसपास की घटित होने वाली घटनाएं बहुत कुछ कह देती हैं। शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का, कौन सी दुर्घटना का कि हरिहर काका घर छोड़कर चले गए हैं, जरा सा भी पता नहीं था। पहले तो वे अपनी पत्नियों पर गरजे बरसे, बहुत नाराज हुए। उसके बाद तीनों भाई एक जगह बैठकर चिंता मग्न होकर सोचने लगे। हालांकि गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनसे घर आते समय कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया, इसकी भी जानकारी किसी ने गांव वालों को नहीं दी थी। दरअसल बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही बहुत लोगों को मिल जाती है, और जब जानकारी मिल जाती है तो धीरे धीरे कानाफूसी प्रारंभ होती है, समूहों में चर्चा प्रारंभ होती है और धीरे धीरे ये बातें तेजी से सर्वत्र फैल जाती हैं। जिन बातों को छिपाने की कोशिश की जाती है वो तो और भी जल्दी आग की तरह फैलती हैं। शाम होते होते हरिहर काका के तीनों भाई हरिहर काका को ढूंढते हुए ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी को लगा कि कहीं हरिहर काका अपने भाई की बातों में ना आ जाएं और घर ना लौट जाएं। वे बीच में ही बोल पड़े। कहने लगे हरिहर काका के भाइयों से, आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो इसे शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर जाने के लिए, घर पर वापस ले जाने के लिए आमादा थे, जिद पर अड़े हुए थे। वहाँ उपस्थित अन्य साधु संत भी उनके भाइयों को समझाने लगे कि एक ही रात की तो बात है, ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अंततः दबाव के कारण उनके भाइयों को निराश होकर अकेले ही घर लौटना पड़ा। भाइयों के जाते ही महंत जी को ये लगा कि अब इनके भाइयों को ये पता चल गया है कि ये ठाकुरबाड़ी में है, तो वो सत्कार में जुट गए। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले, वैसे व्यंजन तो हरिहर काका ने अपने जीवन में कभी खाए ही नहीं थे। कैसे व्यंजन? घी से टपकते हुए मालपुए, आहा,
रस, बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, ये सारी खाद्य सामग्री स्वयं महंत जी ने हरिहर काका को अपने हाथों से परोसी। एक ही रात में ठाकुर बारी में जो सुख और शांति का अनुभव हरिहर काका को हुआ, वो कभी इससे पहले उन्होंने नहीं किया था। इधर तीनों भाई हरिहर काका की भविष्य की जमीन जायदाद की चिंता के कारण सो नहीं पाए। भावी आशंका उनके मन को मथती रही, यानी उनके दिमाग में एक ही बात घूमती रही कि कहीं ऐसा ना हो हरिहर काका की 15 बीघे की ज़मीन उनके हाथ से निकल जाए और महंत जी उस जायदाद को अर्थात 15 बीघे खेत को अपने नाम ना करा लें। इस चिंता में वो रात भर सो नहीं पाए। 15 बीघे के खेत, इस गांव की उपजाऊ ज़मीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वे कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई ठाकुरबारी पहुंच गए। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती पर क्षमा मांगने लगे, उन्हें दंड देने की बात उनसे कहने लगे और यही नहीं, खून के रिश्ते की माया फैलाने लगे। आज तक कभी रिश्ते का ख्याल नहीं आया था, लेकिन ज़मीन जायदाद हाथ से निकलता देख वे उन्हें रिश्ते का वास्ता देने लगे। हरिहर काका का भी दिल पसीज गया, यानी हरिहर काका अपने भाइयों के सामने झुक गए और घर वापस लौट आए। बहुत बार आपने देखा होगा, ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ नहीं बताते हैं, फिर भी गांव के लोग असली तथ्य को स्वयं जान लेते हैं। मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम किसी से कुछ पूछें तभी हमें पता चलेगा। बिना पूछे भी हम दूसरे के घर की था पता लगा लेते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है। हरिहर काका की इस घटना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैसे? लोगों की ज़ुबान से घटनाओं की ज़ुबान अब ज़्यादा पैनी हो गई थी, असरदार हो गई थी। आपस में लोग चर्चा करने में जुट गए थे। घटनाएं स्वयं कुछ नहीं कहती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। स्वयं लोग घटनाओं को जान लेते हैं। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने कुछ कहा था। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से पूरी तरह अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चालू हुआ वो फिर थमा नहीं। हर जगह हरिहर काका के प्रसंग की चर्चा थी। कुछ लोग कहते थे कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुरबारी के नाम लिख देनी चाहिए। अरे ठाकुर जी के नाम ज़मीन जायदाद करने से उत्तम और क्या कार्य होगा, इससे उनकी कीर्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना था कि भाई का परिवार भी तो उनका अपना ही परिवार है, अपनी जायदाद उन्हें ना देकर उनके साथ अन्याय करेंगे हरिहर काका। जितने मुँह उतनी बातें, मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से बातें कर रहा था। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी भी गांव में नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी व्यक्ति मौन रहने को तैयार ही नहीं था। अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति हरिहर काका की चिंता में डूबा, उनकी ज़मीन जायदाद से संबंधित समाधान ढूंढने में लगा हुआ था और प्रतीक्षा कर रहा था कि कुछ और नया घटित हो।
लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अब देखते देखते दो वर्गों में विभक्त हो गए थे। एक वर्ग के लोग वे थे जो ठाकुर बारी के पक्षधर थे। वे कहते थे हरिहर काका अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दें। ये धार्मिक संस्कारों वाले लोग थे। अब दूसरे वर्ग के लोग वे थे जो गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग थे। ये लोग किसान थे जिनके घरों में हरिहर काका के घर की ही तरह भाई और औरतें थीं। गांव का वातावरण पूर्णतया इस घटना के बाद तनावपूर्ण हो गया था। भावी आकांक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हरिहर काका के भाई हरिहर काका से अब निवेदन करने लगे थे कि वे अपनी ज़मीन हरिहर काका के नाम लिख दें। आखिर भाइयों के सिवा उनका है ही कौन? हरिहर काका के भाइयों ने हरिहर काका से इससे पहले कभी ये नहीं कहा था कि वो अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख दें। भाइयों की इस बात पर हरिहर काका के कान खड़े हो गए। हमने हरिहर काका की विशेषताओं में पढ़ा है कि वो जागरूक थे। अब हरिहर काका को ये लगा कि मैं अपनी ज़मीन जायदाद भाई कहते हैं उनके नाम कर दूं, महंत जी कहते हैं उनके नाम कर दूं। यानी किसी न किसी रूप में ये दोनों ही पक्ष मेरी ज़मीन जायदाद हासिल करना चाहते हैं। अतः उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद को लेकर लेखक से एकांत में काफ़ी देर बात की। अंततः लेखक कहते हैं कि वे और हरिहर काका इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। अर्थात ना तो ठाकुर बारी को 15 बीघा ज़मीन देनी है और ना ही भाइयों को 15 बीघा ज़मीन देनी है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हमें अपने गांव और इलाके के भी कुछ लोग उस समय याद आए जिन्होंने अपनी जीता जिंदगी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी या किसी अन्य के नाम लिख दी थी। लेकिन इसके बाद उन लोगों का जीवन कुत्ते के समान हो गया था। कुत्ते के समान हो गया था यानी कुत्ता व्यक्ति नहीं है, उसका जीवन कुत्ते के समान हो गया था। जैसे कुत्ता दरवाजे पर आता है हम उसको धुतकार के भगा देते हैं, वैसे ही ज़मीन जायदाद हासिल करने के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने और उन लोगों ने जिनके नाम उन्होंने जायदाद अपनी की थी उन्हें पूछा नहीं, खाने तक के लाले पड़ गए। कोई पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका का बिल्कुल अनपढ़ होना भी इस जागरूकता से बचा नहीं था। वे समझ रहे थे कि ज़मीन जायदाद हासिल करने के बाद उनकी भी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने समझदारी से काम लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं देंगे। अपने भाइयों को समझा दिया कि मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, फिर ज़मीन लिखवाने की ज़िद क्यों कर रहे हो। उधर हरिहर काका के घर जाने के बाद महंत जी की भी चिंता बढ़ गई थी। वो हरिहर काका की टोह में लगे रहते थे, यानी हरिहर काका कब उनसे कहाँ मुलाकात करेंगे, कब मुलाकात होगी, कैसे मिलेंगे, इसी वो फिक्र में लगे रहते थे। जहाँ कहीं एकांत पाते थे हरिहर काका से कहते थे, विलंब ना करो हरिहर, शुभ काम में देरी नहीं करते,
चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन बै कर दो। ज़मीन बै कर दो यानी अपनी ज़मीन की वसीयत ठाकुर बारी के नाम कर दो। लेकिन हरिहर काका महंत जी से ना तो हाँ कहते और ना ही ना कहते। क्यों नहीं ना कहते थे? उन्हें ये लग रहा था कि आज मेरे भाई जो मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं, घर ले जाने के बाद मेरा इतना जो आदर सत्कार कर रहे हैं, वो ठाकुर बारी महंत जी के लाने के कारण ही कर रहे हैं कि मेरे भाइयों को अब ये चिंता होने लगी है कि कहीं ज़मीन 12 बीघा खेत की उनके हाथ से ना निकल जाए। इसलिए वो ना तो इनसे हाँ ना करते थे, चुपचाप थे। उन्हें लग रहा था महंत जी को हरिहर काका की इस प्रतिक्रिया पर ना ये हाँ कह रहा है ना या ना कह रहा है। अब हरिहर घर जाने के बाद बदल गया है। लग रहा है अब चिड़िया जाल से फंसने वाली जाल में नहीं है, हमारी पकड़ से बाहर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उनसे 15 बीघा खेत अपने नाम लिखवाने के अलावा महंत जी को कोई दूसरा विकल्प जान नहीं पड़ रहा था। महंत जी का आपने देखा इस तरह का विचार, इससे क्या मालूम चलता है कि महंत जी धर्म के नाम पर पाखंडी थे, लोभी लालची थे, जो निर्दोष सीधी साधी जनता को फुसलाकर उनकी ज़मीन जायदाद खेत खलियान सब अपने नाम करा लेते थे। महंत जी अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जी जान से जुट गए कि किसी भी तरह से अब हरिहर का अपहरण करके जबरदस्ती उसकी 15 बीघा खेत की ज़मीन अपने नाम अर्थात ठाकुर बारी के नाम कराना ही है। जब आदमी ठान लेता है किसी काम को करने की योजना पूर्वक तो फिर वो देरी नहीं करता है। महंत जी ने भी देरी नहीं की। हालांकि यह सब बड़े ही गोपनीय ढंग से हो रहा था, जिसकी भनक हरिहर काका के भाइयों को नहीं थी। आधी रात को जब हरिहर काका के भाई बेखबर होकर सो रहे थे, तब ठाकुर बारी के महंत जी के पक्षधर भाला गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके और हरिहर काका के भाई निश्चिंत होकर उस समय सो रहे थे। इससे पहले कि वे जागते, जवाबी कार्यवाही करते या अपनी मदद के लिए लोगों को जुटाकर गुहार लगाते, महंत जी के आक्रमणकारी हरिहर काका को अपनी पीठ पर लादकर वहाँ से चंपत हो गए, यानी भाग गए। गांव में किसी ने भी इससे पहले ऐसी घटना ना तो देखी थी ना सुनी थी। कभी किसी का इस तरह से इससे पूर्व अपहरण नहीं हुआ था। सभी शुभचिंतक, किसके शुभचिंतक? हरिहर काका के भाइयों के शुभचिंतक उनके यहाँ आकर जुटने लगे, इकट्ठा होने लगे और हरिहर काका के भाई कुछ लोगों के साथ हरिहर काका को ढूंढने के लिए निकल गए। वे समझ नहीं पा रहे थे इस तरह से हरिहर काका को कौन उठा सकता है, लेकिन उनको महंत जी पर पूरा शक था, क्योंकि एक बार महंत जी हरिहर काका को ठाकुर बारी ले जा चुके थे। इसीलिए उनके भाइयों को ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़बरदस्ती अपने भाई को ले आए थे ठाकुर बारी से, तो अब वो दोबारा ठाकुर बारी ही उन्हें उठा कर ले गए हों। तब उनके भाई हरिहर काका को दल बल के साथ ठाकुर बारी पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा
सर्वत्र खामोशी और शांति थी। रोज की भांति ही ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक आज भी बंद था। चारों तरफ सन्नाटा और सूनापन था। उन्हें लगा ये काम महंत जी का नहीं है, कहीं बाहर के डाकुओं ने ही हरिहर काका का अपहरण किया होगा। वो उनसे हट जाने की मोटी रकम वसूल करना चाहते होंगे और रकम लेकर शायद हरिहर काका को मुक्त कर दें। खोज में निकले लोग अब हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी से निकलकर, ठाकुरबाड़ी के गेट के बाहर ही तो लोग खड़े थे, वहाँ से दूसरी ओर जाने की सोच ही रहे थे कि उन्हें ठाकुरबाड़ी के भीतर से धीमे धीमे स्वर में कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। अब उनका यकीन हकीकत में बदल गया। कब? जब वे ठाकुरबाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगे और ठाकुरबाड़ी से उन पर रोड़े बरसाए गए और फायरिंग की गई। तब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में ही हैं, क्योंकि इससे पहले ठाकुरबाड़ी में किसी के ऊपर ना तो रोड़े बरसाए गए थे, ना पत्थर छतों से फेंके गए थे और ना ही खिड़कियों से फायरिंग की गई थी। इस तरह का व्यवहार तो आतंकवादी लोग करते हैं। कब करते हैं? जब वो दूसरे को भयभीत करना चाहते हैं, या जब उन्होंने किसी को किडनैप कर रखा होता है, अपहरण कर रखा होता है और वो नहीं चाहते या कि कोई बाहरी व्यक्ति या पुलिस उन तक पहुंच सके, तब वो इस तरह के कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही कार्य जब ठाकुरबाड़ी से होने लगे तो लोगों को विश्वास हो गया कि हरिहर काका यहीं पर कैद हैं। एक आदमी के पैर में गोली लग गई, वो गिर गया। जैसे ही वो गिरा, भाइयों के साथ आए सभी लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। अब अकेले तीनों भाई ठाकुरबाड़ी के फाटक पर रह गए। उन्हें ये महसूस हुआ कि जब इतने लोग मिलकर इन अत्याचारियों का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो हम तीन कैसे इन पर जीत हासिल करेंगे। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर मदद हेतु दौड़ पड़े। उधर लोगों ने सोचा, ठाकुरबाड़ी के महंत जी के सेवकों और रक्षकों ने सोचा कि अब हरिहर काका तक उनके घर के लोग और गांव वाले पहुंच गए हैं। यानी हरिहर काका के लिए उन्होंने जो योजना बनाई थी, वो योजना के तहत वो उनका अपहरण तो करके ले आए हैं, लेकिन हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकेंगे। जब उनके मन में ये बात आई, तब उन्होंने अर्थात महंत जी ने अपना असली रूप हरिहर काका के सामने रखा। वे हरिहर काका को मारपीट करने लगे और उन्होंने कुछ विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर हरिहर काका से उनका अंगूठे का निशान लेने के लिए जबरन ज़बरदस्ती करने लगे। हरिहर काका ने जब महंत जी का ये व्यवहार देखा और महंत जी को इस रूप में अपने सामने हरिहर काका पर वार करते हुए देखा, तब उन्हें लगा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो हरिहर काका का स्वागत सत्कार करने वाले महंत जी स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोज परोस रहे हैं, जो इतना स्नेह उन पर लुटा रहे हैं, वो इतने बड़े अत्याचारी भी हो सकते हैं। उनका ये रूप देखकर आज हरिहर काका घृणित, दुराचारी और पापी समझ रहे थे किसे? महंत जी को। महंत जी की तुलना में आज उन्हें अपने परिवार व भाई ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छे लग रहे थे।
ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए हरिहर काका बेचैन थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी में लोग उन्हें जबरन पकड़े हुए थे और महंत जी समझा रहे थे, इस पर भी समझा रहे थे, फुसला रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ये सब किया गया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की है, लेकिन बाद में जब हकीकत तुम्हारे सामने आएगी तब तुम जानोगे कि जिस धर्म संकट में तुम इस समय फंसे हुए हो उससे तुम्हें उबारने का यही एकमात्र रास्ता था। हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होते ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। पुलिस के इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई। हरिहर काका के भाई तो ये सोच रहे थे कि जैसे फाटक पर जाते ही उनके ऊपर रोड़े और पत्थर बरसाए गए थे, खिड़कियों से फायरिंग की गई थी, ठीक वैसा ही नज़ारा आज भी उन्हें देखने को मिलेगा और वे ठाकुरबाड़ी के लोगों को रंगे हाथ पकड़वा लेंगे। लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों ओर घेरा डालना शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि ठाकुरबाड़ी से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई, ना ही ठाकुरबाड़ी के लोगों ने अंदर से कोई प्रतिक्रिया की। पुलिस को शंका हुई कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो रहा हो, कहीं लोग भाग ना जाएं ठाकुरबाड़ी से। कुछ मन में ये भी बातें आ रही थी कहीं ठाकुरबाड़ी के कोई दरवाज़ा पीछे से ऐसा गुप्त ना हो जहाँ से वो हरिहर काका को लेकर उनका अपहरण कर कर कहीं दूर चले जाएं। इसलिए चारों तरफ से पुलिस ने घेरा डालना प्रारंभ कर दिया। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के लोग उन पर हमला करेंगे, साधु संतों को रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाहर से ही आवाज़ लगा रहे थे। उन्होंने देखा सुबह के समय एक वृद्ध जो लगभग 80 वर्ष के थे आए और उन्होंने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी में प्रवेश कर गए और हरिहर काका को लेकर ठाकुरबाड़ी की तलाशी चालू हो गई। लेकिन ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में उन्होंने कहीं कुछ ऐसा नहीं पाया कि वो ये जान पाते कि हरिहर काका के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उन्हें कहीं कोई था पता ही नहीं लगी। सारे कमरे ठाकुरबाड़ी के खाली पड़े हुए थे। छत पर भी कमरों में कहीं कुछ नहीं था। ठाकुरबाड़ी के एक कमरे में उन्होंने तलाशी ली। बाद में उन्होंने देखा कि जिन कमरों की चटकनी बंद थी उनको खोलकर देखा कि कहीं कुछ नहीं है। एक कमरे के बाहर उन्होंने पाया कि ताला लटका हुआ है। हरिहर काका के सभी भाई वहाँ एकत्रित हो गए और उस कमरे के ताले की चाबी मांगी गई। वृद्ध साधु ने साफ कह दिया कि मेरे पास चाबी नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तब उसने कहा कि इस कमरे में ठाकुरबाड़ी का अनाज है। पुलिस इंचार्ज सोच पड़ गए कि कमरे का ताला तोड़कर एक बार देखा जाए या फिर अनाज है यह सोचकर उसे छोड़ दिया जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का मारा
पुलिस के जवानों के कान खड़े हो गए कि अनाज के कमरे में दरवाजे पर कौन धक्का मारेगा भला। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका को जिस हालत में उन्होंने पाया, उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। यानी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, जोश में तैश में आ गए। उस वक्त पुजारी आ जाते तो वे जीते जी उन्हें छोड़ते नहीं, भूल जाते कि वे महंत हैं। हरिहर काका के हाथ और पांव बांध दिए गए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। मुंह भी। हरिहर काका ज़मीन पर बंधे बंधाए लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का उन्होंने ही मारा था। उनके हाथों को उनके भाइयों ने बंधन मुक्त किया। उनके मुंह से कपड़े निकाले। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी, साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वो साधु नहीं, डाकू हैं, हत्यारे हैं, कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से सब भाग गए हैं। उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर हरिहर काका के जबरन अंगूठे के निशान भी लिए हैं। हरिहर काका ने अपना बयान पुलिस को दर्ज कराया। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने अपने मुंह से इतना नहीं कहा होगा जितना बुरा भला आज वो ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कह रहे थे। क्यों? क्योंकि आज उनकी वास्तविकता उनके सामने आ गई थी। जिस महंत का हरिहर काका इतना आदर सम्मान करते थे, आज घृणित नज़रों से वे उसको देख रहे थे। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के साथ अपने घर वापस लौट आए। इस बार उनके भाई समझ गए हरिहर काका को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें दालान में नहीं रखा बल्कि घर के अंदर रखा गया। जैसे किसी बहुमूल्य वस्तु को संजोकर छिपाकर रखा जाता है लोगों की नज़रों से, ठीक वैसे ही उन्होंने हरिहर काका को घर के भीतर छिपा कर रखा। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने भी लोग थे सबको बुला लिया, हथियार जुटा लिए। 24 घंटे अब उनकी निगरानी हेतु पहरा दिया जाने लगा। अगर किसी आवश्यक कार्यवश हरिहर काका घर से गांव में निकलते थे तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग हरिहर काका के आगे पीछे उनके साथ चलते थे। रात में चारों तरफ से लोग हरिहर काका को घेर कर सोते थे। भाइयों ने उनके ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते थे तो आधे लोग रात को जाग कर पहरा देते थे कि कहीं जरा सी भी कोई गलती हुई तो हरिहर काका का अपहरण ना हो जाए। इसलिए रात में भी उनके भाई जागते थे और एक के बाद एक पहरा देते थे।